क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको, आप सबको। ये जो अब मुझे, जैसे आपने ये सारे इतने महान लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे करियर के शुरुआत में मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, इतने मतलब ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं कहता हूँ कि आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं आज तक काम कर रहा हूँ तो इन लोगों का की ही दुआ है, इनकी ब्लेसिंग्स हैं। और जो इन्होंने मुझे, मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी उस समय, बस उसका ही मैं आज उसके उसके बलबूते पे ही मैं काम कर रहा हूँ। और बस मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे लोगों के साथ, मुझे कब श्याम बेनेगल साहब के साथ अंकुर में मैंने अपना करियर शुरू किया। मैं स्टेज पे था, मैं प्ले कर रहा था, श्याम बाबू आए मेरे पास, उन्होंने कहा अगर आप बाल कटवाएंगे तो आपके लिए रोल है अंकुर में। तो मैं हैदराबाद चला गया और अंकुर शुरू हो गई। वहाँ से काफ़ी गैप रहा, कुछ 6-7 साल का। फिर रमेश सिप्पी साहब के साथ शान में की मैंने, वहाँ पर शुरुआत हुई, मतलब मेन स्ट्रीम फिल्म्स में। और वहाँ से काम मिलता आया। और मुझे जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम करने को। ओके, कुछ और यादें ताज़ा करना चाहेंगे? माइंड गेम रिपीटिंग माई सेल्फ, जूही चावला, काजोल, इश्क और बहुत मुख्तलिफ किरदार, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और कैसे कर लेते हैं दिलीप साहब आप? बस अब वो भी है कि मतलब एक ऐसा दौर था जहाँ क़यामत से क़यामत तक के बाद जब मुझे फादर का रोल मिला तो उस समय काफ़ी एक्टर थे बॉम्बे में जिनके पास नासिर साहब गए, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम इस उम्र में हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब क़यामत से क़यामत तक की प्लानिंग चल रही थी तो नासिर साहब ने मुझे बुलाया, तो मैं नासिर साहब के पास गया। लेकिन ये सब बातें बाद में हुई। जब पिक्चर की शूटिंग के दौरान मैंने नासिर साहब से पूछा, मैंने कहा नासिर साहब इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतना बढ़िया रोल, आपने मेरे बारे में कैसे सोचा? तो नासिर साहब ने मुझे कहा कि मैंने आपकी बुनियाद देखी थी, उसमें मुझे वैसा ही कैरेक्टर चाहिए था जो मतलब स्ट्रिक्ट भी है लेकिन ईमानदार भी है, ऑनेस्टी भी है और लेकिन स्ट्रिक्ट आदमी है। और उस समय कई एक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, जिन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम बाप का रोल नहीं करेंगे, हम बाप नहीं बनेंगे इस कम उम्र में। मेरे साथ मैंने सोचा भी नहीं कि मैं बाप का रोल कर रहा हूँ। मैंने जहाँ रोल सुना, और वो भी पूरा रोल नहीं सुना, सिर्फ प्रोलॉग तक सुना, जब वो आता है वहाँ पर शादी में और बंदूक लेकर उसे उड़ा देता है, मैंने कहा सर मैं ये फिल्म करने वाला हूँ। और नासिर साहब ने मुझे कहा कि पूरी कहानी तो सुनो। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक आपने बताया बस मेरे लिए वो बहुत है। ऐसी एंट्री जो थी, खैर। और फिर उसके बाद मुझे ज़्यादातर के फादर के रोल मिलने लगे। और ऐसा अजीब किस्म का है कि जितने भी नए एक्ट्रेसेस और एक्टर आए उस समय, मैं उनके बाप का रोल, उनके पिताजी का रोल मुझे मिलता था। जैसे काजोल और शिल्पा हैं बाजीगर में, काजोल की सेकंड फिल्म थी। मनीषा कोइराला सौदागर में उनका बाप था मैं। करिश्मा कपूर प्रेम कैदी में उनकी पहली फिल्म थी तो उनका फादर था मैं। ऐसे आमिर का, और फिर कई ऐसे लोग हैं मतलब जो आगे जाके हीरोइन बन गए और स्टार्स बन गए, तो मुझे इसका क्रेडिट मिलता था। कहते थे सर जो आप उनके बाप बनते तो वो मतलब सुपर हिट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उनका भी काम है, बलबूता है ये मतलब उनके काम के बलबूते पे वो स्टार्स बने हैं। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उनके बाप का रोल मिला और अच्छे रोल्स थे। तो मैं हमेशा मेरे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वही है कि अगर रोल अच्छा हो तो मैं कर देता हूँ। ओके, कुछ जब पार्टीशन हुआ और अभी आज हाल फिलहाल में अब बहुत फिल्में बन रही जो कहीं पार्टीशन के बारे में बताती हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवाइड के बारे में बताती हैं, आपने आपने खुद विटनेस किया है, उसके बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा आप, क्योंकि जहाँ तक पार्टीशन की बात की आपने, तो हमने एक पार्टीशन की कहानी पे हमने एक बहुत बड़ा सीरियल किया था जो आप लोग सब जानते हैं, उसका नाम था बुनियाद। अब बुनियाद में जो राइटर थे मनोहर श्याम जोशी साहब, उस समय टेलीविज़न की शुरुआत थी, हम लोग बन चुकी थी दिल्ली में और वो सुपर हिट प्रोग्राम था। और जब रमेश सिप्पी साहब, जिन्होंने मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, शोले, शान, शक्ति,
और फिर उनको छोटे पर्दे पे बनाना, तो उन्होंने उस रोज़ मैं था उनके साथ, उन्होंने कहा कि उनने इसलिए छोटे पर्दे पे आने का फ़ैसला किया और निर्णय लिया क्योंकि मनोहर श्याम जोशी थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी मतलब कहानी दी, और वो पार्टीशन पे था बुनियाद, जैसे आपको मालूम है। और मेरे लिए वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे माता और पिता हैदराबाद सिंध से, उनका भी बंटवारे के समय वो भी सब छोड़ के सिंध में हिंदुस्तान आ गए, भारत आ गए, और लखनऊ में रहना शुरू किया उन्होंने। और बहुत अच्छी कहानी है क्योंकि उस समय मेरे पिताजी जो थे वो एयरफोर्स में थे, और इंडियन एयरफोर्स में, और उस टाइम पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते थे। मतलब बहुत कम लोग होंगे आज जो मतलब रॉयल इंडियन एयरफोर्स से शुरू होके फिर मतलब इंडियन एयरफोर्स में आए। तो मेरे पिताजी ने उस समय कराची में थे, तो उन्होंने मेरे माता और मेरी मासी और मेरे मामा जो ने उनको कहा कि तुम्हें 1 घंटे का समय है, केवल 1 घंटे, अपने सब सारा सामान बांधो, क्योंकि उनका एक जहाज़ था जो वो ख़ास कराची ले आए उनको वहाँ से ले जाने के लिए। वो जहाज़ था डकोटा, जो DC-3 जिसे कहते हैं। तो उसमें उस डकोटा की कैपेसिटी मेरे ख्याल से उसमें करीब 30 लोग बैठ सकते हैं। तो 1 घंटे में जब मेरी माँ और उनका परिवार, मेरी नानी सब आए, तो उन्होंने जहाज़ में बिठा दिया उनको, और जितने भी वहाँ पर रेफ्यूजीज़ थे, सरदार जी फैमिलीज़ थी, सरदार फैमिलीज़, वो भी उन्होंने भी कहा भैया हमें भी ले जाओ। तो मेरे पिताजी उनको ना नहीं बोल पाए, सबको बिठाया जहाज़ के अंदर। मतलब ऐसा हुआ कि जहाँ 30 लोग बैठ सकते हैं, कम से कम 60 लोग बैठ गए जहाज़ में। और उनने कहा भी उनको कि आप दरवाज़ा तुम ही खुद पकड़ के रखो, नहीं तो ये खोल जाएगा उड़ते। और जैसे वो जहाज़ को निकाल रहे थे कराची एयरपोर्ट में, वो कंट्रोल टावर जो है उस टाइम पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जहाज़ को घुमा के वापस ले आओ, आप कहीं नहीं जा सकते। तो मेरे पिता ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल घुमा के ला रहा हूँ। और उन्होंने जहाज़ घुमाया, लेकिन एयर स्ट्रिप पे लेके वहाँ से निकल गए। तो इस कहानी, ये मतलब इस तरीके से वो मेरे माता जी के परिवार को बॉर्डर के मतलब गुजरात में, और फिर आगे आ गए, और वहाँ से हम लखनऊ आए। तो ये हमारी कहानी है। और जब बुनियाद बनी थी तो मेरी माँ और मेरे पिताजी तो कभी सीरियल देखते ही नहीं थे, फिल्में भी बहुत कम देखते थे। मेरी माता जो थी वो थोड़े से सीरियल देखती थी और कई फिल्में देखती थी। लेकिन बुनियाद जब आई तो पहली बार मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे पिता सीरियल देख के उनके आंखों में आंसू आते थे, क्योंकि वो उनकी भी कहानी थी। मेरे नाना जो थे वो बंटवारे के 47 में वो नहीं आए, क्योंकि उनको तो यकीन ही नहीं था कि हमारा घर जो इतने सालों से जब लोगों ने वहाँ घर बसाया था कि हमारा घर कोई हमसे छीन लेगा हमारा घर। लेकिन ऐसा ही था। फिर 1950 में जब मेरी बहन पैदा हुई थी इंडिया में, तो अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए वो हिंदुस्तान आए और फिर वापस कभी नहीं गए। तो अभी मतलब ये कहानियाँ थी, बुनियाद की जो कहानी थी, जो पार्टीशन की कहानी थी। और कल स्वतंत्र दिवस है, तो हमें जब भी ये इंडिपेंडेंस डे आता है तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है, और बाकी भी जितने भी लोग रेफ्यूजीज़ जो इस भारत की स्वतंत्रता पे, भारत के स्वतंत्र दिवस पे जितने लोग मतलब पार्टीशन में यहाँ आए, कितनी मतलब कठिनाइयाँ हुई, लोग मर गए, और ये सब जो कहानी है वो आप सबको मालूम है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। बहुत मतलब महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे परिवार की, मेरी माँ और मेरे पिताजी भी सिंध से हिंदुस्तान आए थे। तो इंडिपेंडेंस डे का वो मेरे लिए बहुत ही विशेषकर मेरे लिए बहुत ख़ास दिन मैं मानता हूँ। Was that okay? This is good. Fantastic. एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है सर आपकी, बहुत लंबी जर्नी, मतलब अनगिनत फिल्में, अनगिनत स्टार, अनगिनत किरदार। इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में किसी एक को अगर आप थैंक यू कहना चाहें, या कुछ लोगों को आप थैंक यू कहना चाहें, जिस भी मकाम पे आज आप लोग किन्हें कहना चाहें? भैया ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि मैं इतने लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इतने लोग
जैसे आपने वो नाम लिए, फिरोज़ खां साहब जिनके साथ किया, मैं रमेश सिप्पी साहब, श्याम बेनेगल और कई डायरेक्टर्स, सुभाष घाई जी, अपना BR चोपड़ा कैंप में जहाँ मुझे बहुत काम मिला उनसे, और मतलब राकेश रोशन हैं, और मुकुल आनंद को कैसे मैं भूल सकता हूँ, और मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ नाम में अभी फिलहाल इस वक्त मेरे मतलब दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन इतने लोग हैं। लेकिन एक आदमी को मैं अगर मुझे चुनना पड़े तो बहुत ही कठिन होगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोगों का इसमें हाथ रहा है। और अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मतलब ऐसे मकाम पे हूँ और मुझे कामयाबी मिली है, तो इनके मदद से और इन लोगों के साथ काम करके ही, और आर्टिस्ट भी, मतलब इतने अच्छे आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। जैसे बच्चन साहब हैं, मेरी पहली फिल्म जो शान थी मतलब मेन स्ट्रीम वाली, और मेरा पहला सीन जो था शान में वो बच्चन साहब के साथ ही था। तो मतलब ये तो मेरी शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में। जब ऐसे मतलब महान कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलता है तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत तो आदमी सीख ही जाता है। और तो ऐसा रहा। फिर आमिर, उसके बाद और शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और कई लोग, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और लीडिंग लेडीज़ भी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। रेखा जी के साथ मैंने किया, श्रीदेवी, और मतलब माधुरी दीक्षित, और कई ऐसे लोग हैं, जूही चावला, काजोल, और मैं फिर से कहूँगा, मुझे क्षमा कर देना अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ। लेकिन सच्ची जब आप ये प्रश्न मुझसे करते हैं तो मैं यही, अगर मुझे एक किसी से मतलब शुक्रिया अदा करना है तो ऊपर वाले से ही करूँगा कि मतलब भाई साहब आप मतलब प्रभु की कृपा से ही ये सब हुआ है। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ। मतलब अभी स्टार्टेड। और उसके साथ साथ मैं अब मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता अपने माँ बाप को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतने अच्छे स्कूल में भेजा, और उनका तो मैं बस आभारी हूँ। उनकी वजह से, मेरे माता और पिता की वजह से ही, और मेरी बहन जो है, जो फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला है, उसके लिए तो मैं ऊपर वाले से और सब मतलब उनको जितना भी शुक्रिया बोलूँ कम है। ओके, सर आपने ये दोनों दौर देखी है इंडस्ट्री की, बुनियाद से लेकर अब तक, है ना। बुनियाद की मैं बात करूँ, उसके बाद में फिर बहुत कम लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म, बहुत कम लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी। और एक दौर हुआ करता था 25-25 हफ्ते फिल्में चला रही थी। अब कॉर्पोरेट का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि EP, DP, CP, ये वो दुनिया भर के लोग आ गए हैं। बहुत कम लोग थे, बहुत सारा काम हुआ करता था और काम अच्छा हुआ करता था। और अब जब कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो गया है फिल्म मेकिंग के बिजनेस में, एक एक्टर 50 करोड़ और 40 करोड़ और 10 करोड़ और 7 करोड़, और हाउ डू यू सी दिस चेंज इन द इंडस्ट्री? It's right. What you're saying is there has been a. Sorry. So how do you see this change? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट इज दो नेगेटिव तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ऑफ इट एज अ पॉजिटिव चेंज। ये परिवर्तन जो है बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, एक तो अच्छा हुआ है क्योंकि जब जैसे मुझे शान मिली थी तो बाहर रमेश सिप्पी साहब के ऑफिस के बाहर और 20 एक्टर खड़े थे जिनको कोई काम नहीं था, भटकते रहते थे एक्टर, इतना दुख होता था। और मैं लिटरली जब सिप्पी फिल्म से बाहर आया तो एक एक्टर आया मेरे पास और उसने कहा, दिलीप जी आपका पुल या आपके कॉन्टैक्ट्स क्या है कि आपको रोल मिल गया और हम यहाँ मतलब 10 दिन से खड़े हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये परिवर्तन जो टेलीविज़न का आना हुआ, टेलीविज़न के आने के बाद बहुत लोगों को काम मिला है और ये अच्छी बात है। तो आज जो एक्टर हैं वो फीचर फिल्म में काम करें ना करें, लेकिन टेलीविज़न पे उनका गुजारा अच्छा होता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से वो रह सकते हैं। और ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो टेलीविज़न के आने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है और परिवर्तन हुआ है वहाँ पर अच्छाई के लिए। और जहाँ तक वो कॉर्पोरेट्स की बात है, देखो उस ज़माने में भी वही लोग होते थे, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, प्रोडक्शन कंट्रोलर होते थे,
सिर्फ उनके नाम इतने बड़े मतलब अंग्रेज़ी के नाम नहीं होते थे, लाइक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या ये, लेकिन वही काम करते थे। कभी लैपटॉप, अभी लैपटॉप तो अभी आया, उस ज़माने में जब हम जाते थे प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर कहता था पाजी तू मेरी पिक्चर कर रहा है, ये ले लिफाफा डन, और डेट्स का तू उससे पूछ ले, वो बंदा वहाँ बैठा रहता था कागज़ के साथ से, पाजी तेरे ये डेट्स है, और वो डेट्स कभी हिलते नहीं थे। कभी किसी को फ़ोन नहीं करना, कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं, मतलब डेट दे दिया तो बिल्कुल पक्के डेट होते थे। तो वो सिस्टम था। अभी 25 हफ्ते फिल्म चलती थी, सिल्वर जुबली कहला जाती थी सिंगल स्क्रीन पे, लेकिन वो भी चेंज हो गया। और इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जहाँ मतलब छोटे स्क्रीन्स आने लगे, जैसे मॉल्स में और मेट्रोज़ में, वो बड़े स्क्रीन पे, अभी एक बड़े स्क्रीन में को मतलब नीचे मतलब निकाल के अभी 5 स्क्रीन आ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है कि जो 25 हफ्ते हुआ करते थे, आज उस ज़माने में जब बहुत बड़े एक्टर की फिल्म रिलीज़ होती थी तो वो कहते थे कि भैया हम 250 प्रिंट निकालेंगे। बहुत बड़े एक्टर, बच्चन साहब की फिल्म रिलीज़ होती थी तो वो कहते थे कि साहब इस फिल्म के लिए हम 250 प्रिंट निकालेंगे ऑल इंडिया, या 300 प्रिंट निकालेंगे ऑल इंडिया, क्योंकि 300 थिएटर हुआ करते थे, और या 300 या 400 थिएटर हुआ करते थे। आज 12,000 स्क्रीन है, 12,000 स्क्रीन। तो आप आज एक पिक्चर को 12,000 स्क्रीन पे लगा दें, एक साथ लगा दें, तो 3 दिन में कार्यक्रम समाप्त, मतलब 3 दिन में फ्लॉप हिट का सब तय हो जाता है। वीकेंड पे फ्राइडे से संडे से मालूम पड़ता है कि कौन कितने पानी में है, और सीधी बात है। तो ये हो गया कि स्क्रीन्स बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जो है आजकल वो अलग हो गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं आया है, और उसकी वजह से ऐसी फिल्में बन पा रही हैं जो पहले कभी नहीं बनती थी। मेन स्ट्रीम फिल्म होती थी जो मतलब स्क्रीन में एक सिंगल स्क्रीन पे चलती थी, और एक फॉर्मूला भी वही होता था, आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो फॉर्मूला। आज की तारीख में क्योंकि इतने स्क्रीन्स हैं तो अलग अलग की फिल्में भी बनती, और ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एक फिल्म देखिए, लंच बॉक्स देखिए, या और भी छोटी फिल्म से, अभी एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, एनी वेडनेसडे, इतनी सारी मतलब छोटी छोटी फिल्में हैं जिन्होंने कमाल का बिजनेस किया है। उस ज़माने में 20 साल पहले ये फिल्में कभी बन नहीं सकती, मतलब मुमकिन ही नहीं था कि ऐसी फिल्में बनेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं था, थिएटर्स नहीं थे, कहाँ दिखाएंगे आप। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, परिवर्तन ये हुआ है। कॉर्पोरेट्स आए नहीं आए, देखो कॉर्पोरेट्स का काम करने का तरीका अलग और अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियोज़ आ गए हैं अभी भारत में, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जो अच्छी बात है, क्योंकि वो आके हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे डालते हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो सबके लिए अच्छा है। जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अच्छा है। लेकिन पुराने ज़माने में उनका जो कॉर्पोरेट है, वो इंडिविजुअल लोग आके इन्वेस्ट करते थे, कहीं कहीं से एक पर्दा करा के लोग बॉम्बे में आते थे कि भैया हमें फिल्म बनानी है और हमें ये हीरो चाहिए। तो मतलब वो फॉर्मूला थोड़ा सा, मतलब वो लैंग्वेज जो होती थोड़ी सी बदल गई है। आप कहते हैं कॉर्पोरेट, मैं कहता हूँ कि भैया फाइनेंस तो पहले से भी आता था फिल्मों में, और ऐसी बात है। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी, आप स्क्रीन्स की बात छोड़ दीजिए, आजकल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, सारा एंटरटेनमेंट इस फ़ोन पे देख सकते हैं। ये ज़माना आ गया है कि आपको स्क्रीन चाहिए ही नहीं, सिर्फ केवल ये चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। और भविष्य क्या है, और उस भविष्य मतलब इस फ्यूचर में यही होगा मीडियम जिस पे लोग फिल्में देखेंगे। लोगों को समय नहीं है, लोग थिएटर में तो बहुत कम लोग जाते हैं। आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर चाहिए जो लोगों को थिएटर में खींच सके, बड़े स्टार के साथ, जैसे बाहुबली बनी थी अभी, तो लोग थिएटर में जाएंगे। इतने उस पैमाने पे आप बनाएंगे तो लोग थिएटर में जाएंगे। बाकी एंटरटेनमेंट का जो फ्यूचर है स्मॉल स्क्रीन पे, जो स्मार्टफोन पे, तो ये मतलब टेक्नोलॉजी का कमाल है। ओके दिलीप सर, अभी तो लाइट ऑन करूँ? सही चल रहा है मेरा? सही है, ठीक है, ठीक है। ये तो लाइट ऑन करके रख दे, बैकअप के लिए कम हो रहा है। तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, उम्मीद उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब कमाल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कमाल का। ये सब्जेक्ट पहली बार मेरे मतलब 40 साल जो मैं रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे लिए तो पहली बार
किसी ने इस किस्म के सब्जेक्ट को इसको पिक्चर में बनाने की कोशिश की और बहुत अच्छी पिक्चर बनी। ये है अनएथिकल मेडिकल टेस्टिंग। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड देता हूँ। कहीं भी दुनिया में जहाँ फार्मास्यूटिकल जो दवा की कंपनीज होती हैं, जो गोलियाँ हम लोग खाते हैं सर दर्द के लिए या इसके लिए या जो भी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मतलब फार्मास्यूटिकल वो बनाते हैं। तो उसको बनाने के पहले इनका टेस्टिंग होता है कि ये सही है, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स पे, इंसान पे ये गोली दें हम तो सब ठीक हो। वो टेस्टिंग जो है वो लोग गरीब हिंदुस्तान के गरीब बच्चों पे कई ड्रग्स की टेस्टिंग होती है। अभी टेस्टिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि टेस्टिंग से ही वैक्सीन, इनॉकुलेशन, टीके जो होते हैं वो मतलब बीमारी को भी रोक सकते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अनएथिकल टेस्टिंग ये होता है कि आप बगैर बच्चे की जानकारी और उनके माता पिता की जानकारी के बगैर आप उन पर टेस्ट करते हैं और ऐसा ड्रग टेस्ट करते हैं जहाँ उनका असर जो होता है वो ड्रग का, कभी कभी बच्चे मर भी जाते हैं, कभी कभी उनको अजीब किस्म की बीमारियाँ होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, मतलब फोड़े निकल आते हैं या अंधे हो जाते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो जो दवा है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी क्या है कि बाहर की कंपनीज जो है वो तो कहती हैं कि भैया हमने तो पूरी इजाज़त ली है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं वो अंग्रेज़ी में है, ज़्यादातर के वो अंग्रेज़ी में रहता था और मेरे ख्याल से अभी बदली किया है। एक तो वहाँ पर गांव में जाइए या जहाँ भी गरीब लोग हो सड़क पे, ये वो उनको एक तो अंग्रेज़ी आती नहीं है, फिर जो लोग उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो बड़ी कंपनीज़ के मतलब उनके साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे करप्शन में, तो वो उनसे दस्तखत या अंगूठा लगा देते हैं और कहते हैं कि भैया तुमने हाँ कह दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए हाँ कहा है। मतलब किसी उन माँ बाप भी, उनके माँ बाप जो हैं वो भी अनपढ़ हैं और गरीब हैं, तो उनको थोड़ा सा भी पैसा दिया जाता है तो ये लोग अपने बच्चों को, उनको कहा जाता है कि कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो इसको हम बंद करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि, और उम्मीद में यही दिखाया कि अनएथिकल जो मतलब आप नाजायज़ जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसको रोको और अच्छी तरीके से और सबको मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ यदि आप टेस्टिंग करते हैं तो अच्छा है। मतलब पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो बीमारियां हैं उनको लड़ने के लिए टेस्टिंग और दवा तो चाहिए, लेकिन उस पर उम्मीद बनी है कि जो नाजायज़ टेस्टिंग होता है उसे बंद कर दो। हिंदुस्तान में और एक फिल्म बनी थी अंग्रेज़ी में, जिसके बाद अफ्रीका में जो टेस्टिंग कर रहे थे वो बंद करवा दिया उस फिल्म ने, क्योंकि सरकार, अफ्रीका की सरकार और बाहर के भी जितने लोग हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी भी यूनिसेफ है, चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बंद करवा दिया है अफ्रीका में। तो हम चाह रहे हैं कि उम्मीद देखने के बाद नाजायज़ मेडिकल टेस्टिंग बच्चों पे, हिंदुस्तान के गरीब बच्चों पे बंद कर देना चाहिए। ओके, आप किरदार के बारे में जानना चाहूँगा और उसके साथ एक सवाल और जोड़ूंगा। There's a case, similar case happening in Mumbai. I don't know whether you are aware. You know, what case? They have busted a gang who have taken children in their custody and they started doing the, you know, for pharmaceutical company that's testing on all. उसके बाद क्या फिल्म उससे भी कहीं? हाँ, the film is related to that because the film has to do with unethical testing everywhere. It is a very scary and a very strong nexus of big money. This money goes into the billions of dollars, not just millions, but billions of dollars. Pharmaceutical companies are massive. They're very strong financially. They have a lot of clout. They have a lot of power amongst people who work for them. And there are small groups, like you mentioned, they go recruit children, they find children so that they can take them for this testing. And there is no record. If there's an FIR filed, there is no record of
what they were testing, what the drug is, who the children are, what their identity is. It is all a complete cover-up. It is all a complete nexus of deceit and exploitation. So that has to be addressed. That has to be addressed at a national level, and I think it should be done. And that is what पिक्चर उम्मीद जो हमने बनाई है, उसका मैसेज यही है कि भाई इसका ध्यान दो और इसको मतलब इसका हल निकालो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.